हाँ तो चलो बच्चों, आज हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का एक टॉपिक फ्रिक्शन, जिस पर बहुत सारा क्वेश्चन नीट और जी में पूछा जाता है, उसको एमसीक्यू और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। शॉर्ट टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे ताकि हमारा सारा क्वेश्चन कवर हो जाए। तो चलिए, फ्रिक्शन का डेफिनेशन तो आप जानते होंगे। तो जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर मूव करता है तो क्या होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है और इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, विरोध करता है और बॉडी को आगे मूव करने के लिए में बाधा डालता है, मैंने आगे बढ़ने नहीं देने चाहता है। अब क्या है ना, फ्रिक्शन का डेफिनेशन छोड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, कितने हैं? तो दो तरह का हम टाइप ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपको मालूम है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक एक्शन में रहता है, जब बॉडी रेस्ट में रहता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब होता है, जब बॉडी मोशन में होता है। काइनेटिक का मतलब ही है मोशन। तो ये मोशन के स्टेज में रहेगा तो फ्रिक्शन लगेगा, तो उसको कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, और बॉडी रेस्ट में रहेगा तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब चलिए बारी बारी से एक दूसरे को जानते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? अब देखिए, ये स्टैटिक फ्रिक्शन ये सेल्फ एडजस्टमेंट होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? सेल्फ एडजस्टमेंट फ्रिक्शन होता है। और इसका लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है जब एफएस क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर यानी नॉर्मल रिएक्शन। आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है। दूसरा क्या है? एफएस जो है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको कहेंगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, तो बराबर करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, तो म्यू एस आर लगा देते हैं। म्यू एस क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अब इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फार्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो फार्मूला नंबर 1 अब क्या है? आर क्या है? तो देखिए, जब कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रहेगा तो इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा। यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, चाहे मूव कर रहा है, चाहे लेफ्ट या राइट, सरफेस पर ही है, तो ये दोनों एक दूसरे को इक्विलिब्रियम पोजीशन में माना जाता है। और आर बराबर हम mg लिख सकते हैं। तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा एफ एस इक्वल टू म्यू एस एम जी। तो ये फार्मूला नंबर 2 हो गया। उसी तरह से हम काइनेटिक फ्रिक्शन की जब बात करेंगे तो म्यू एस की जगह पर क्या हो जाएगा? अब काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन की जब बात करेंगे एफ के, तो ये हो जाएगा म्यू के इन आर। ठीक है, म्यू के आर हो गया। अब एक म्यू के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। अब इस पर भी क्वेश्चन आएगा, आर बराबर एम जी, यहाँ भी लिखेंगे। एफ के बराबर क्या लिखेंगे? म्यू के एम जी, ये लिखेंगे। और बहुत सारा न्यूमेरिकल को हम इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल आएगा उसको बनाने की कोशिश करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टैटिक एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन जानेंगे। अगला टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जब हम कोई बॉडी किसी सतह पर रखा हुआ है, इधर उसको पुलिंग फोर्स लगा रहा है, कोई फोर्स लगा के इधर मूव करना चाह रहे हैं, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर की तरफ। और इसका वेट किधर लगेगा? नीचे की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। अब दोनों का रिजल्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट किधर होगा? इधर की तरफ होगा, जो हम ओ पी के रूप में मान लिया। ओ क्यू ये नॉर्मल रिएक्शन को मान लिया, तो ये क्यू पी क्या हो जाएगा?
इस एंगल थीटा को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया? तो रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा, ये ओपी जो है ना, वो रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन है, और रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन ओपी और ओएन ओक्यू यानी नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बना उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ओपी एंगल बिटवीन किसके बीच? ओपी एंड ओक्यू। ये ओपी और ओक्यू के बीच में जो एंगल बना, ओपी क्या है? रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन यानी रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। एक लाइन हो गया ओपी, और ओ क्यू क्या हुआ? नॉर्मल रिएक्शन। ये दोनों के बीच में जो एंगल बना, ओ क्यू क्या है? तो नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बना उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये आप एंगल बिटवीन ओ पी एंड ओ क्यू यानी हम लिखेंगे पी ओ क्यू। पी ओ क्यू क्या हुआ? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया। अब ये बात हमारी समझ में आ गई जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हुआ। तो चलिए OP और OQ के बीच में, जहाँ OP क्या है? रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, और OQ क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। यानी OP और ON के बीच में जो एंगल बना, OQ के बीच में, OP और OQ के बीच में जो एंगल बना उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसके बोलने का अलग अलग ढंग हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ जो आपको समझ में आ गए। तो OP है रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, और फिर नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बना उसको कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी POQ। ये एंगल हो गया नॉर्मल एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसको tan थीटा के रूप में लिखें, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रूप में लिखें, तो tan थीटा बराबर एक क्या कहलाएगा? F हो गया। OQ क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन। P/B, तो tan थीटा बराबर हो गया QP/OQ। तो tan थीटा बराबर हो गया F/R, चाहे N जो लिखिए, कहीं कहीं N लिखा रहता है नॉर्मल रिएक्शन का, कहीं कहीं R लिखा रहता है। तो tan थीटा बराबर F/N, जिसको हम μS भी बोल सकते हैं। काहे कि आपने देखा है जे F फ्रिक्शन बराबर क्या होता है? μS N होता है। तो F/N बराबर μS हो गया कि नहीं? तो यहाँ से μS ले लीजिए और यहाँ से tan थीटा लिख लीजिए, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हुआ, A और A, तो आपको मिल गया। देखिए F फ्रिक्शन बराबर μS N होता है, माने मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इसको ले लेते हैं। तो FS/N बराबर क्या हो गया? μS हो गया। यहाँ FS/N क्या हो गया? μS हो गया, जो tan थीटा के बराबर है। तो tan थीटा बराबर μS हो गया। तो tan थीटा बराबर μS आप लिख सकते हैं। तो इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, तो हम आसानी से बना सकते हैं। अब है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज को जानते हैं जब इंक्लाइन सरफेस पर कोई बॉडी स्लाइड करता है या स्लाइड ऑफ होता है। ये इंक्लाइन सरफेस है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, कोई बॉडी यहाँ पर रखा हुआ है। तो नॉर्मल रिएक्शन सतह के परपेंडिकुलर होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल रिएक्शन, और इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, एकदम वर्टिकल होता है, एकदम नीचे की तरफ। और इसको यदि हम बढ़ाएं, इसको नीचे करें, तो ये थीटा हो जाएगा। अब थीटा कैसे होगा? देखिए, अब यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचिए, तो ये क्या हुआ? थीटा हुआ। और ये 90 है, ये 90 है, तो 90 माइनस थीटा हुआ। और ये फिर 90 है, तो 90 माइनस थीटा इधर निकल गया, और ये पूरा 90 है, तो थीटा ना बचेगा। तो इस तरह से फिर से देखिए,
हम यहाँ से पैरेलल लाइन खींच दिया इस लाइन के पैरेलल, तो ये थीटा है तो थीटा है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो पूरा 90 हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब क्या है ना, ए वाला 90 है तो उसमें से 90 माइनस थीटा निकल गया, तो ये थीटा बचेगा कि नहीं। फिर से देखिए, हमने एक पैरेलल लाइन खींचा तो ये थीटा है तो थीटा है, तो पैरेलल लाइन ये वर्टिकल डाउनवर्ड के साथ 90 डिग्री बनाया, तो ये थीटा निकल गया, तो ये वाला लाइन है ये इसके बीच में क्या हो गया 90 माइनस थीटा। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये 90 है तो इसमें 90 माइनस थीटा यहाँ निकल गया, तो ये थीटे ना बचेगा, ये थीटा हुआ तो यहाँ थीटा हो गया। इस बात इसकी बात चर्चा कर लिए। अब क्या है ना, एम जी नीचे की तरफ है तो इधर वाला क्या हो गया एम जी कॉस थीटा हुआ, इधर की तरफ क्या होगा एम जी साइन थीटा हो गया। अब बॉडी स्लाइड डाउन कर रहा है, स्लाइड डाउन कर रहा है तो क्या स्थिति आएगी, स्लाइड डाउन कर रहा है नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा इधर की तरफ। अब नेट फोर्स किधर लगेगा, ये हॉरिजॉन्टल डाउन की तरफ एम जी साइन थीटा, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारा नेट फोर्स नीचे ही की तरफ होगा, यानी नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा और ऊपर फ्रिक्शन कम होगा, तो बॉडी नीचे की तरफ मास इंटू एस ये आएगा। नेट फोर्स का ये फार्मूला एफ नेट बराबर ये होता है। अब क्या है, अब हम फ्रिक्शन हमको निकालना है तो एफ बराबर क्या लिखेंगे, एफ बराबर लिखेंगे एम जी साइन थीटा, पहले से आप पढ़ के आ रहे हो जो एफ बराबर क्या होता है म्यू एस एन होता है ना, तो म्यू एस एन लिखा और यहाँ पर एम ए लिखा। एन बराबर क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन बराबर क्या होगा, दोनों बैलेंस में है, ना तो बॉडी ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है, ना तो बॉडी ऊपर जा रहा है ना तो बॉडी नीचे आ रहा है, तो एन बराबर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू बैठा देंगे तो क्या आएगा, अब इस यहाँ पर लिखना का अभ्यास कोशिश कर रहा हूँ, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा म्यू एस, एन बराबर लिखेंगे एम जी कॉस थीटा और यहाँ पर मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास इंटू एक्सेलेरेशन हुआ। अब क्या है ना, एम तो हर जगह है, एम 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 उड़ा दिया, जी कॉमन ले लिया तो साइन थीटा, उसके बाद म्यू कॉस थीटा, म्यू एस कॉस थीटा ये लिख दिया। अब क्या है ना, म्यू नहीं लिखता हूँ क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, बॉडी ऑलरेडी यहाँ पर बॉडी मूव कर रहा है तो म्यू एस चलेगा नहीं, म्यू के चल सकता है क्योंकि बॉडी मूव कर रहा है ना, तो म्यू एस नहीं लिखकर म्यू लिखता हूँ, म्यू के लिख सकता हूँ, के लिख सकता हूँ। अब क्या है ना, साइन थीटा मालूम रहेगा, म्यू के ना मालूम रहेगा तो एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं, तो ये हमारे लिए फार्मूला हो गया। अब क्या है, जब बॉडी स्लाइड ऑफ हो रहा है, जब बॉडी स्लाइड ऑफ होगा तो उल्टा होगा, ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा, इधर वाला फोर्स कम होगा, तो इसके हालत में स्लाइड ऑफ की स्थिति में ए बराबर हो जाएगा म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जी कॉमन आ जाएगा, तो ये फार्मूला हो गया। अब मैं समझता हूँ कि आपको सारा फार्मूला हमारे कैप्चर में आ गया, अब सिर्फ छोड़ दिया हमने सर्कुलर मोशन का, सर्कुलर पाथ के लिए। तो सर्कुलर पाथ पर यदि चर्चा करें तो चलिए उसको देखते हैं। सर्कुलर पाथ पर कब जब कोई बॉडी मूव करता है तो उसमें फ्रिक्शन का क्या रोल होता है उसको भी देख लेते हैं, तब हम बहुत ब्रीफली देखेंगे। अब क्या है ना, ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, कोई गाड़ी है इधर जा रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है तो कोई सर्कुलर पाथ पर बॉडी जब मूव करता है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, यदि हम किस बॉडी को किसी तरह से फ्री छोड़ दें या कोई डिश पर कोई चीज़ रख दे और घुमाए तो बाहर की तरफ बॉडी फेंका जाता है, इधर ऐसे फेंका जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। तो उसको रोकने के लिए कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है, तो फ्रिक्शन अंदर में है और एम बी स्क्वायर बाहर की तरफ लग रहा है, एम बी स्क्वायर बाई आर, इसको बैलेंस में किया हुआ है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन बराबर क्या हो गया, एम बी स्क्वायर बाई आर। तो
ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये सर रेडियस को यदि r मान लेते हैं, ये रेडियस को r लेते हैं तो क्या होगा mv²/r। तो हमको वेलोसिटी F बराबर क्या होगा म्यू एस n, और यहाँ पर हो गया mv²/r। n के जगह पर क्या लिखेंगे μs mg लिखेंगे, mv²/r लिखेंगे। अब काटो m काट दिया तो v² बराबर क्या आ जाएगा v² देखिए μs rg आ गया, और v बराबर हो गया √μs rg। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है ना तो यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो अंदर की तरफ कोई बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, अंदर की तरफ बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है, तो उसको रेस्ट में ही लेंगे, यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन ही लिया जाएगा। तो चलो अब तो बहुत सारे फार्मूला हमारे पास आ गए, अब हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन करते हैं। और थोड़ा स्टैटिक फ्रिक्शन पे बहुत सारे बच्चों के कन्फ्यूजन होता है, उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ। अब क्या है ना, अब ये यहाँ पर कोई बॉडी है, यहाँ पर फोर्स लगा, ये को Fs लगा, तो Fs का वैल्यू होता है Fs इज लेस देन μs n। Fs या इक्वल Fx का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, ये मैक्स वैल्यू जो होता है, मैक्स वैल्यू वो क्या होता है, Fx का मैक्स वैल्यू होता है बराबर वाला μs mg। n बराबर क्या हो गया नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg, क्या है कि n mg हो गया बॉडी का वेट, उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, कहीं n कहीं r लिखा जाता है तो लिख सकते हैं। तो ये अब क्या है ना, ये हमने जान लिया। अब ये मान लो जो μs का वैल्यू है 0.5, m है 2 kg, g है 10, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया μs mg पर रखेंगे तो 0.5 2 × 10 तो हो गया, ये 10 रख दिया तो डेसिमल हट गया, ये 10 कट गया 10 न्यूटन। और यदि हम इस पर बाहर से 2 ही न्यूटन फोर्स लगाए, हमने अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन, तो Fs भी क्या हो जाएगा 2 न्यूटन, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। यदि हम Fa लगाए 5 न्यूटन तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। यदि हम 10 न्यूटन लगा दे अप्लाइड फोर्स तो Fs भी 10 न्यूटन, बॉडी रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन हम यदि 11 न्यूटन लगा दे अप्लाइड फोर्स तो Fs भी 11 न्यूटन कर दें तो Fs क्या हो जाएगा 10 न्यूटन रहेगा। तब बॉडी एक्सीलरेट करेगा किधर, अप्लाइड फोर्स की तरफ। जितना नेट फोर्स होगा उसी के हिसाब से, नेट फोर्स हो गया 1 न्यूटन इसी के हिसाब से होगा मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये बहुत सारे चीज़ों को हमने जान लिया। एंगल ऑफ रिपोज नहीं बताया ना, उसको देख लेते हैं। एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल होता है जब बॉडी उस एंगल पर स्लाइड शुरू कर देता है। अब क्या है ना, ये एंगल कोई बॉडी है, एंगल को बढ़ाते गए यहाँ थीटा आया तो बॉडी स्लाइड शुरू किया, जस्ट स्लाइड, माने जिस एंगल पर स्लाइड शुरू होता है उसी को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज एट दैट एंगल बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड, मैंने उतना उस एंगल जब स्लाइड शुरू करना है, हमने मैंने 29 पर नहीं किया, 30 पर किया ना तो 30 हो गया। जिस पर स्लाइड शुरू हो गया उसी को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो ये सारा फार्मूला आपको मैं बता दिया। अब इसे फ्रिक्शन से रिलेटेड सारा क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन का भी एक पार्ट बता दिया। अब बैंक रोड है ना, वो अलग पार्ट है, सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर फ्रिक्शन का मैं सारा चीज़ आपको कर दिया। अब एक दो क्वेश्चन देखिए। ए ब्लॉक ऑफ 2 kg, ए ब्लॉक ऑफ 2 kg
2 kg का ब्लॉक है, इस इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट है, थीटा है 30 डिग्री। क्वेश्चन है ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड प्लेट इज 0.7। यहाँ इसके बीच में जो म्यूएस लग रहा है, म्यूएस का वैल्यू क्या है 0.7। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? तो स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन निकालने के लिए म्यूएस फ्रिक्शन निकालते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो म्यूएस एन लिखते हैं ना। तो म्यूएस यहाँ पर ये एंगल होगा एम जी, इधर होगा एम जी कॉस थीटा, ये हो गया ऊपर की तरफ एन, ये हो गया एम जी साइन थीटा। तो हमको निकालना है फ्रिक्शन ना, तो ए म्यूएस तो लिख दिया, एन की जगह पर लिखूंगा एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। अब इसका वैल्यू निकालेंगे 0.7, एम हो गया 2, जी हो गया 10, कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ फिर से लिखिए 0.7। फ्रिक्शन का वैल्यू निकालना है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जब निकालना है तो 0.7, ये 2, ये 10, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, 2 कट गया, अब आ गया 10 से गुना 7 से किए 0.7 हो गया, ये 1.73। अब इसको 7 या 21, 7 49, 49 2 51, 5 7 5 12, कितना न्यूटन हो गया। तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब क्या है ना, ए फायरमैन ऑफ मास 80 kg स्लाइड डाउन ए पोल इफ द रेसिस्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कांस्टेंट एट 720 न्यूटन हैज एक्सीलरेशन इन मीटर। एक्सीलरेशन निकालना है। अब क्या है ना, इसी रफ सरफेस पर एक बॉडी है, क्वेश्चन लिख देता हूँ उसके बाद बनाता हूँ। क्या है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ए फायरमैन ऑफ मास 80 kg स्लाइड डाउन ए पोल को स्लाइड डाउन करता है। इफ द रेसिस्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कांस्टेंट 720 न्यूटन, 720 हीज एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकेंड। उसका हीज एक्सीलरेशन कितना होगा ये हमको बताना है। 4 ऑप्शन भी दिया है, लेकिन हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बताते हैं। ये पोल क्या है ना, एक पोल पर आदमी एक है, फायरमैन है, एक पोल पर ये आदमी है, नीचे की तरफ इसको पकड़ के नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है। तो नीचे की तरफ कौन काम करेगा, इसका mg। ऊपर की तरफ कौन काम करेगा, तो फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स, फ्रिक्शन तो बता दिया है। ये फायरमैन ऑफ मास 80 kg स्लाइड्स डाउन ए पोल इफ द रेसिस्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कांस्टेंट 720 न्यूटन, हिज एक्सीलरेशन क्या होगा। अब चलिए, नेट फोर्स कितना हो गया, ऊपर हो गया 720, नीचे जा रहा है mg माइनस 720 न्यूटन बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होगा। तो चलिए इसमें क्या करता हूँ, इसमें mg, m मतलब 10, m गुने g का वैल्यू 10 लिया, अब 72 गुने 10 लिया, तो mg, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स ma हुआ, ठीक है। तो हमको निकालना है एक्सीलरेशन, मास निकालना है।
तो मास से डिवाइड कर देंगे। ये मास कितना है 80 गुने 10, आइए 720 रहने देता हूँ, तो 800 में ये 80 गुने ए लिखा गया, तो 800 में 720 घटेगा, 80 में 720 घटेगा तो क्या आएगा, देखिएगा ये 80 आएगा, 80 इधर 80 ए, तो ए का वैल्यू कितना होगा 80 बटा ये 80 नीचे इधर आ जाएगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बन गया। ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है आपको। 1 न्यूटन, एक पहला है 1, बी है 0.9, बहुत क्लोज ऑप्शन है, लेकिन हमारा एक्यूरेट आंसर आ गया। जब जी का वैल्यू 10 लेना है 0.01, 0.01, और ये डी ऑप्शन क्या था, डी ऑप्शन था 0.11, 0.11, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ, और मैं समझता हूँ सारा क्वेश्चन आप आसानी से बना देंगे जब ये थ्योरी आपके पास आ जाएगा, सारे फार्मूला का कलेक्शन हमारे पास आ गया है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ देखिए 2 मासेस A and B of 10 kg, 2 मासेस A और B of 10 kg and 5 kg क्या कर रहा है, रेस्पेक्टिवली are connected with a string passing over a pulley fixed at the corner of table as shown in figure लिखा देता हूँ, shown in figure। तो क्या करना है इसमें, आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए विथ टेबल इज 0। अब क्या है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विथ टेबल, क्वेश्चन बड़ा है, टेबल 0.2, और क्या है 2 द मिनिमम मासेस ऑफ सी, मास ऑफ सी कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है आपको, सी क्या 0 kg, ए बी है 15 kg, सी है 5 kg, और डी कितना है 10 kg। एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्या है ना, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या है ना, एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बॉडी रखा हुआ है, यहाँ पर एक पुली फिक्स किया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है, टेबल से जो डाउन की तरफ कर रहा है उसका मास कितना है, ये बॉडी बी है, ये बॉडी ए है, यहाँ पर एक बॉडी सी रखा हुआ है। तो कह रहा है इसका मास कितना है, बी का मास कितना है, ए एंड बी 5 kg, बी का मास कितना है 5 kg, ए का मास है 10 kg, सी का मास x kg। तो एक इधर टेंशन फोर्स कितना आ रहा है, ठीक है ना, ये फ्रिक्शन लगाएगा इधर, तो फ्रिक्शन कितना लगाएगा, तो नेट फोर्स कितना होगा, ये हो गया 5G, ये 5G नीचे आया, टेंशन T ऊपर की तरफ आया, ये T इधर खींच रहा है और ये हो रहा है। तो अब क्या है ना, इसमें क्या निकालना है, टू प्रिवेंट द, मैंने नीचे गिरे नहीं, बैलेंस में रहे ना,
तो नीचे वाला फोर्स है 5G, T माइनस 5G बराबर 0, बैलेंस में है। ऊपर टेंशन ए 0 में है। इधर क्या है, ए 10 kg प्लस x, और इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर F और माइनस टी इक्वल टू 0। तो क्या होगा, F हो गया म्यू एस एन बराबर T। तो यहाँ बनाता हूँ, T बराबर हो गया म्यू एस एन माइनस टी बराबर T, तब नहीं रेस्ट में रहेगा। तो T बराबर म्यू एस, तो 0 पॉइंट क्या दिया टेबल के बीच में, 0.2 mg, mg मतलब 10 प्लस x g, ये हो गया। और T बराबर क्या हो गया, T बराबर हो गया 5G। तो दोनों को बराबर करते हूँ समीकरण 1 और 2 से। तो 0.2 10 प्लस x इक्वल टू g बराबर 5G, जी कट गया। x का वैल्यू की 0.2 आया ना, तो ये 10 कर दिया, 0 पॉइंट को हटा दिया। तो इधर हो गया 10 प्लस x 50/2, 50/2 आ गया। अब यानी 25 आ गया। ये x बराबर हो जाएगा, ये 25 माइनस 10 बराबर कितना हो गया, 15 kg। तो इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल को हम आसानी से बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ जे और आप इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाइए और अपने इस थ्योरी को, इस कंसेप्ट को बूस्टअप कर लीजिए, और न्यूमेरिकल के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं समझता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मेरा बताया हुआ ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलिए। जय हिंद, जय भारत।